पगे पंगरखी घावरी और ऊंची धोती पैर और कांधे ज्ञान पछेवड़ी चतर चमक चहु फेर। देखेंगे तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि वाह रियल में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सब कुछ साइलेंट है। पक्ष हुआ तो वो भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है, जिससे हमारी फसलें ऐसी होती है। इस चाय के साथ में हम चाय पर चर्चा करेंगे सर के साथ में। इस कदर से महंगाई बढ़ रही है, उस कदर से किसान जो चीज खरीदता है मार्केट से, वो सभी महंगे भाव पे खरीद, खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। द उदयपुर अपडेट्स के जो फेसबुक पेज पर अभी हम लाइव आए थे, लेकिन जो तकनीकी खामियों की वजह से हम इसको ब्रेक करना पड़ा और हम अभी सीधे वीडियो पर आएंगे और उस अपनी जो बात है उसको वापस शुरू करेंगे। आप अगर हमारे पहले वाले फेसबुक पेज पर नहीं गए हैं तो मैं विषय बता देता हूँ। ग्रामीण माहौल है, ग्रामीण परिवेश है। आप यहाँ वो तमाम चीज़ें देखेंगे जो अमूमन गाँव में होता है, खेतों में होता है। ये खेत भी इतना मतलब रोचक लगा मुझे, तो 15-20 मिनट हो गए मुझे यहाँ इस खेत में बिताए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ और किसी ऐसी जन्नत की शहर में आया हूँ जहाँ पे मुझे मतलब बरसों से आना चाहिए और बरसों से यहीं रहना चाहिए। ये जो पूरा खेत देख रहे हैं हमारे भाई साहब श्री का हैं, और भाई साहब श्री हमारे काफ़ी करीबी हैं, और अर्जुन सिंह जी इनका नाम है, पुलिस विभाग में कार्यरत है और देसी किसान है। मेन इनके जो दिल में और हृदय में पुलिस विभाग में हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन अभी भी मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इनके दिल में गांव बसा हुआ है, इनके दिल में खेती बाड़ी जगह ज़मीन जो भी हैं उनसे इनका मोह है। तो हम जानेंगे। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पूरा जो खेत है कितने बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, ये बताएं सर। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में अपने जो एरिया में जो नापने की इकाई वो अपना बीघे में नापी जाती है, और मोटा मोटी ये 25 बीघा का एक पूरा ब्लॉक है जो पूरा एक चक है, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 25 बीघा वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हमने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी सभी तरह की फसल लगाई जाए जिसमें कम पानी की फसलें भी हो और पानी अवेलेबिलिटी हो। तो उसमें गेहूं वगैरह और जो गन्ने का फसल देख सकते हैं, हमारे गन्ने की फसल भी है, गेहूं वगैरह भी है, और साथ में जो कम पानी की जो फसलें हैं वो जैसे सरसों हैं, अपने चना है, जिनको 1 या 2 पिलाई करने से भी एक पर्याप्त प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो हमने कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा जो एरिया है थोड़ा ड्राई एरिया है पानी के हिसाब से। इसमें क्या है कि यहाँ कोई बड़ा स्टोरेज नहीं है, जैसे कि देखा जाए तो बड़ा डैम या कोई तालाब नदी जहाँ से पानी को रिचार्ज मिल सके, जो भूमिगत पानी होता है उसको कोई रिस्टोर नहीं हो पाता है। तो हमने क्या है कि यहाँ जो बरसात होती है उस बरसात के पानी पे ही हम विशेष डिपेंड रहते हैं। अगर पानी अच्छा हुआ तो वो भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है, जिससे हमारी फसलें ऐसी होती है। इस साल क्या है कि बारिश की थोड़ी कमी रही, तो हमने क्या है कि कुछ मिक्सअप में किया, थोड़ा पानी था तो कुछ गेहूँ बो लिए, सरसों है वगैरह। पर आप यहाँ देखेंगे कि पूरा वो गाँव का एक नेचुरल लाइफ देख सकते हैं, जो आप जिनको लोग शहर के लोग ढूंढने आते हैं, गाँव की ओर ढूंढने आते हैं, एक शांति एक सुकून है, वो आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि वाह रियल में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सब कुछ साइलेंट है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो वो एक साइलेंट जीवन आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। और हम विराम दूंगा क्योंकि हर बार हम चाय जो है लेमन, पंडित जी लेमन टी को काफी मिस करते हैं, और बिल्कुल सर, हर बार फेमस है पंडित जी लेमन टी। बिल्कुल, हम भी वहाँ आते हैं, हम भी उनके कस्टमर हैं और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हर बार हम वहाँ पीते हैं, लेकिन अभी पंडित जी नहीं है और हम इस पल को काफी चाय को मिस भी कर रहे हैं। हाँ, पर यह भी घर की चाय है। तो बिल्कुल आप चाय के साथ में हम चाय पर चर्चा करेंगे सर के साथ में, क्योंकि सर मैं इसलिए कहूँगा कि हमारा जो द उदयपुर अपडेट्स का जो मतलब एक तहजीब है वो तहजीब बरकरार रहे, इसलिए सर कहना मेरे लिए। अभी चैनल पे सर कहूँगा, फिर बाद में भाई साहब कहूँगा। तो चाय के साथ में और हमारे साथ में योगेश सुखवाल, जो कैमरे के पीछे दिन रात बंदा मेहनत करता है हमारे लिए, रात दिन खड़ा रह के, रात दिन जुट के। ये बात और है कि इनसे मेरा जो द्वंद्व है वो चलता रहता है, लेकिन अच्छाई के लिए द्वंद्व चलता है। और ये बंदा हर बार आपको कैमरे के पीछे नज़र आएगा। कई लोग बोलते हैं कि योगेश सुखवाल कौन है, पंडित जी आप ही दिखते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये आपको इनके आने का रीज़न ये है कि ये आपको इस पूरे नेचर को लेके, इनकी फ़ोटोग्राफी को लेकर काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो नेचर को लेके आपको फ़ोटोग्राफी संबंधित चीज़ें बताएंगे। और भाई साहब इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या फसल हैं, क्या क्या बुआई होती हैं और किस तरह से होती हैं, वो तमाम जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो दिखाएंगे। भाई साहब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे 25 बीघा में कौन सी फसल अभी तैयार है?
सर अभी देखा जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि पानी की थोड़ी सी कमी होने से इस साल हमने मोस्टली वो फसल बोई है जिसमें कम पानी की पिलाई से ही एक अच्छा प्रोडक्शन आ जाए, जिसमें मोटा मोटी हमने सरसों ज़्यादा बोई है, थोड़ा चना बोया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सरसों का खेत है ये हमारी एक पिलाई के अंदर ये सरसों हुई है, जो एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा प्रोडक्शन ही है, क्योंकि जनरली सरसों को अपने कहते हैं कि राजस्थान में 2 पिलाई तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है। पर हमारे यूँ मान लीजिए कि एक ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि हमारे एक पिलाई में ही अच्छा प्रोडक्शन आया है। अच्छा। दूसरा आप सर दिखा सकते हैं सर, वो जो कि चने का खेत है सर, चने का खेत है, उसमें देखेंगे कि ये एक सेकंड सर, चना वही है जो लोग नहीं कहते चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, ये वही चना है। तो अब आज आपको चने की जो फसल किस तरह से तैयार होती है सर बताएंगे। और ये चना अभी अंकुरित है सर या फिर इस पर आ गया? नहीं सर, अभी ये फ्लावर पे चल रहा है जी। अभी इसमें जो फूल आना शुरू होंगे, जो भी वो दौर शुरू हो गया। इस खेत में देखेंगे कि आपको चने के जो पौधे हैं बहुत दूर दूर दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सर ये कि इसको एक भी बार पिलाई नहीं हुई है। अच्छा। ये जो पानी की जो नमी थी खेत के अंदर मिट्टी में, उसी नमी से चना हुआ है। और थोड़ा सा आगे देखेंगे सर आप तो देखेंगे उसमें कि वो चना थोड़ा सा गहराई पे है। तो उसकी सर जब बुआई हुई थी उसी के साथ उसकी पिलाई हो गई थी, तो वो एक पिलाई का जो खेत है वो चने का, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो काफी थोड़ा गहरा है। और ये बाकी जो दूर दूर पौधे दिख रहे हैं चने के आप में, इसमें पिलाई नहीं हो सकी, इस वजह से ये थोड़े से दूर दूर है। अगर इसमें जो अपने देसी भाषा में राजस्थान में बोलते हैं कि मावट, तो राजस्थान के जो बहुत से किसान होते हैं वो मावट पे डिपेंड करते हैं। वो इसी आस में चना और ये कम पानी की फसल बोते हैं ताकि वो मावट के सारे फसलों का उत्पादन किया जा सके। अच्छा। तो ये हमने भी उसी आधार पे बोई है कि पानी होगा तो ठीक, अगर नहीं भी होगा पानी तो ये मावट के सारे हमारी ये फसल हो जाएगी सर। तो अभी तो क्या इस सर यहाँ बिराजे आपसे काफी लंबी चर्चा करने का मतलब अभी हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि इस चर्चा को थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाया जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में निपटाऊंगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट में निपटाना ना द उदयपुर अपडेट्स के खून में है ना आगे रहेगा। तमाम जानकारी बताएंगे आपको, और शॉर्ट में नहीं बताएंगे, लॉन्ग में बताएंगे। पूरे वीडियो के साथ में बने रहें। सर ने बहुत अच्छा बताया कि भाई जो यहाँ के किसान हैं, सर मैं किसान से मुझे एक बात याद आती है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ किसान ये किसानों के मुंह से ये सुनने में ज़्यादा आता है कि भाई किसानों को अपनी वास्तविक आमदनी जो मिलनी चाहिए, एक्चुअल रेट मिलनी चाहिए अपने पैदावार की, वो नहीं मिलती है। आप अभी किसान की भूमिका में हैं, तो किसानों को लेकर जो नहीं मिलता है उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं आपको सर मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ सर। एक्चुअल में जो अपन अभी जो गांव में जो राजस्थान में किसानी की जा रही है उसका कुछ ऐसे रीज़न है, कुछ तो मतलब आप प्राकृतिक कारण मान लीजिए, जिसमें किसान के समय पे बरसात नहीं होना, और होना तो बहुत अधिक होना, अतिवृष्टि और एक अनावृष्टि, ये दोनों बड़े कारण हैं। फिर किसान बड़ी मुश्किल से, एक तो क्या है कि यहाँ राजस्थान के किसानों के पास जो एक मोटा मोटी मैं मेवाड़ के एरिया की बात करूँ तो मेवाड़ के एरिया में किसानों के पास जमीन तो अच्छे लेवल पे, पर वो टुकड़ों में तो वो जहाँ 1 बीघे 2 बीघे बोते हैं तो उस लेवल पे उनको खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यही जमीन जैसे हमारे पास 25 बीघे है, तो 25 बीघे में भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी फसल सभी तरह के बोएं कि अगर किसी साल एक फसल का भाव कम रहा तो दूसरी फसल में हमें उसका मुनाफा मिल जाए। अगर यही एक चक पे किया जाए, अगर खुद के संसाधन हो, खुद के घर के सभी व्यक्ति काम करने वाले हो, मेन पावर घर का हो, तो उसमें आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आती है, उसकी जो मेहनत है वो लागत कम लग जाती है। आप मार्केट में जो भी भाव मिलता है आपको उससे थोड़ा बहुत मुनाफा निकाल सकते हैं। पर वर्तमान दिनों में जो आप हालात देख रहे हैं, जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है, उस कदर से किसान जो चीज़ खरीदता है मार्केट से वो सभी महंगे भाव पे खरीदता है। चाहे वो आप बीज ले लीजिए, चाहे खाद ले लीजिए, चाहे कीटनाशक दवाई ले लीजिए, या फिर मार्केट में जो आप कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन मतलब बढ़ाने के लिए चीज़ लेके आते हैं, वो सारी बहुत कॉस्ट हैवी कॉस्ट पे हो गई। जब किसान ये सारी अपनी फसल का उत्पादन करके मार्केट में उस फसल को बेचने जाता है तो उसको उस माफिक उसको वो रिटर्न नहीं मिलता। आप देखेंगे कहीं साउल से, मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूँ गेहूँ का। आप हर व्यक्ति के घर में गेहूँ खाया जाता है, आप छोटे मोटे दूसरे उदाहरण भी लीजिए। आप गेहूँ की कई सालों से एक ही कीमत देखते आ रहे हैं। किसान गाँव में एक मान के चलिए कि हमेशा कर्जदार रहता है, साहूकारों को रहता है, या फिर किसी छोटे दुकानदारों का जो अपने जीवन में उसको लगी रहती है, वो एडवांस पैसा उनसे लेता है और वही लोग वापस उनसे एक कम पैसे कम दाम में फसल खरीदते हैं। जो एमएसपी की जो बात चल रही है, मोटा मोटी लोग यहाँ एमएसपी को समझते ही नहीं, जहाँ क्योंकि ये रूरल बैकवर्ड एरिया आते हैं, वहाँ उनको पता ही नहीं होता। अगर वो समझते भी हैं तो टाइम पे उनका नंबर
फॉर्म भरने के बाद नंबर आ नहीं पाता है। तो एमएसपी पे तो यहाँ एक नाम मात्र का काम चलता है, बट ये है कि जो फसल बेचने जा रहा है उस फसल का उसको सही दाम नहीं मिल नहीं पाता है। अगर वो छोटे लेवल की खेती कर रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है, तो ये मान के चले उसने अपने आप को एक सिर्फ रोजगार में रख रखा है, उसका वो कीमत जो मिलनी चाहिए, जो रिटर्न आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। नील बटा नील आ रहा। अभी तो वर्तमान हालत तो यही कह रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। अगर आपके पास खुद का संसाधन नहीं है, पानी आपके अच्छा नहीं है, खुद का मेन पावर नहीं है, तो खेती आपके लिए घाटे का सौदा आज के टाइम है। और किसान का बच्चा भी खेती नहीं करना चाहता, किसान भी खुद नहीं चाहता कि मैं खेती करूं या मेरा बच्चा खेती करे। वो ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कहीं बाहर जाए, नौकरी करे, धंधा करे, पर किसानी ना करे। इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि उसको मार्केट में उचित रेट पर दाम नहीं मिलता है, और वो जो करता है वो चीजें, वो आज घर कोई चीज खरीद के लाएगा तो महंगी मिलेगी। जो किसान ने अपना खुद अनाज बेचा है, अगर वो खुद खरीदने जाएगा, आज अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि गेहूं अगर उसने 15 रुपए किलो खेत से बेचा है, पर वो जब खुद खरीदने जाएगा तो 25 रुपए किलो खरीद के लाएगा, ये तो इतना मोटा मार्जिन खपता कहाँ है? ये थोड़ा किसान की बड़ी मेन समस्या है। हालांकि जो चीजें चल रही है वो उन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर मोटी मोटी जो किसानों की समस्या वही है कि किसानों को अपनी उपज का लागत प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, और कई समस्या ऐसी जो किसानों के साथ हमेशा फेस करते हैं। उसमें छोटी मोटी कई चीजें मान लीजिए, वो किसानों को या तो आप मान लीजिए कि उनको शिक्षा का अभाव है, वो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है। दूसरा, उनके मध्य गांव में जो रूढ़िवादी चीजें चल रही है, आदमी किसान हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। वो अपनी जो रीति रिवाज है उन पे अनावश्यक खर्चा करता है, शिक्षा नहीं होने से। तो ये कई चीजें जो किसान को हमेशा ऊपर नहीं आ पाती। दूसरा, किसानों को शिक्षा का जो लाभ प्रॉपर नहीं मिलता, तो उससे अगर किसानों का लाभ प्रॉपर मिलेगा, टेक्नोलॉजी अपडेट रहेंगे, तो कुछ न कुछ जरूर वो प्लस पाएंगे। जी सर, पर्यटन विभाग से आप जुड़े हुए हैं जी, और उसमें कार्यरत हैं जी, चकाचौंध लाइफ देखते हैं, चकाचौंध लोग देखते हैं जी। और आप ये देसी जो माहौल देख के क्या फील करते हैं? सर देखिए सर, दो पहलू है मेरे हिसाब से लाइफ। गांव का आदमी हमेशा सुविधाओं से महरूम रहा हुआ है। गांव का आदमी सोचता है शहर के आदमी को देख के कि यार मेरी लाइफ बहुत मतलब मैं मेहनत कश हूँ, वो यहाँ शुद्ध हवा ले रहा है, शुद्ध अनाज खा रहा है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पर वो शहर की चकाचौंध देख कर उसको लगता है कि मेरा जीवन भी कुछ सुविधा युक्त हो, तो वो शहर की ओर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको खेती आजकल फायदा नहीं मिल रहा। वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है या रोजगार के लिए भेज रहा है। पर जो शहर का आदमी है वो एक दिखावटी चकाचौंध में जी रहा है। उसको लगता है कि मेरे पास गाड़ी है, मकान है, मैं जहाँ चाहूँ घूमूँ, जहाँ चाहूँ को अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊँ। पर वो कहीं ना कहीं अंतर दिल से एक शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो शांति मिलेगी आपको गाँवों को। जहाँ आजकल बहुत से लोगों को पता, आपको जानकारी में है, उदयपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले भी रिच जो पर्सन है, वो बाहर जाके गाँव के जमीनें खरीदते, खेती बाड़ी की फार्म हाउस खरीद रहे। वो चाहते हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2 दिन अपन बाहर जाए, घूमें, तो थोड़ा सा सुकून मिले। तो वो सुकून आपको शहर में नहीं मिलेगा। शहर में सिर्फ, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना, सिवाय दिखावे के, सिवाय एक स्टेटस लेवल मेंटेन करने के कुछ नहीं है। सुकून चाहिए तो आप गाँव की ओर आइए, गाँव में घूमिए, देखिए कैसे लोग जीवन जीते हैं और कैसे उनका एक सादा जीवन स्टाइल है जिसमें वो खुश रहते हैं। चलो गाँवों की ओर, सर का ये कहना है। और मुझे आज इस जगह लाने की वजह है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुबह हम बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज पर चर्चा कर रहे थे और उसी दरमियान देसीपन की बात हुई, और भाई साहब ने कहा कि भाई इस देसीपन से मैं प्रभावित होके आपको अपना जो खेत है वो बताने लाता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ तो फिर मैं बाबूजी हजूर के चरणों में वापस लौट जाता हूँ। मुझे उनकी लिखी हुई सर एक पंक्ति याद आती है जी। इस माहौल को देख के। उन्होंने कहा कि पगे पंगर की गांवरी और ऊंची धोती पैर और कांधे ज्ञान पछेवड़ी चतर चमक चहूँ फेर। आदमी की औकात, आदमी का स्टैंडर्ड लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गमछा मेरे पास अभी है नहीं, मैं गमछा बराबर उधर पीछे उधर रखे गए। गमछा, अपनी औकात, अपना देसीपन हमेशा अपने साथ रखना ज़रूरी है। ये तो थी बात। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सर आप हमारा विशेष दर्शकों को कहना चाहते हैं, फिर हम जो खेती, जो इनकी जो पूरी खेती हैं, जिनका पूरा जो काम है वो छोटे भाई हैं इनके, वो देखते हैं और हम उनसे जानेंगे कि भाई इनको ऐसी खेती में क्या दिलचस्पी है, ऐसी क्या आपने इसको फ्यूचर माना है, या फिर इसमें कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप भाई साहब की तरह ही सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। उन तमाम सवालों के हम जवाब छोटे भाई साहब से पूछेंगे। उससे पहले सर आपके मन में कोई बात है तो आप कह दीजिए। मेरा सभी दर्शकों से कहना है द उदयपुर अपडेट्स के कि ये जो टीम काम कर रही है वो एक ऐसे शख्सियत को, ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल के ला रहे हैं जो एक
आम आदमी का उनसे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होता, या अपन जानकारी नहीं रखते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई जगह हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, या ऐसी कुछ अलग अलग विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप है जिनमें अपन मोटा मोटी तौर पे जानते हैं, पर उसके डीप में कभी अपन ने जाके नहीं देखा है। तो मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि आप इनके द उदयपुर अपडेट से जुड़िए। आप इनके जो फेसबुक हैं, जो भी ट्विटर हैं, या जो भी जितने माध्यम से ये लोग अपने वीडियो शेयर करते हैं, उन पर जाइए, देखिए और अपनी जानकारी को आगे से आगे शेयर कीजिए। आपको, मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो शायद आपको नहीं जानकारी हो। आप भली उस चीज़ के बारे में रात दिन जी रहे हैं सबके आंखों के सामने, पर उसका डीप आपको पता नहीं होगा। वो डीप ये लोग दिखाते हैं और ये यूनिक काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इनके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल करके लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि अपन मेवाड़ के लोग हैं, अपन राजस्थान के हैं, अपने को सब पता है कि अपन इस धरा से जुड़े हुए लोग हैं, और जब तक अपने को अपनी धरा, संस्कृति और धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, अपन अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते। तो आप, मेरा जो टीम काम कर रही है, जो योगेश जी हैं और जो पंडित जी हैं, जो इनकी पूरी टीम मित्र मंडली है, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और निस्वार्थ प्रयास कर रहे हैं। वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं, प्लस ये आप हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने धर्म से जुड़िए, इन लोगों की जानकारी को अधिक से पढ़िए और शेयर कीजिए। जय हिंद। बिल्कुल सर से हम वापस जुड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे ये डायलॉग भली नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का है, माझी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन हम इसको मेवाड़ से जोड़कर हमेशा रखते हैं, और हमारी जो टैग लाइन है वो भी यही है। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर नमस्कार, जय हिंद सर। आपका क्या नाम है? भवानी सिंह है मेरा नाम। भवानी सिंह जी, भवानी सिंह, आपके एजुकेशन और आपके जीवन को लेके जो जानकारी बताएं। चल आगे चलते हैं, और चलते चलते आप कुछ बताएं। अभी हम गन्ने के खेत में जाएंगे। आप चाहेंगे तो वर्चुअली गन्ने का आनंद भी ले सकते हैं, चूसने का, और उसका आप देखेंगे पूरा माहौल। तो भवानी सिंह जी अभी छोटे भाई साहब हैं हमारे अर्जुन सिंह जी के। तो सर, आपकी क्या एजुकेशन है और आप क्या करते हैं? क्या इस तरह की पूरी खेती को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? सर मेरा मेन काम तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। मार्बल में जी। मैं यहाँ तो डेली आता जाता हूँ, और बाकी यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। और पिताजी है, और मेंटेन करके वो सारा ऐसा चलता रहे बराबर से, यानी रोटेट रहे, बिगाड़ा नहीं हो कुछ भी। इस हिसाब से इसको लेके बराबर से मेंटेन करके चलता, नहीं तो इतना मिलता है जो इधर ही लगा देता है और इधर ही वापस, इससे बिगड़े भी नहीं। तो खेती को लेकर आगे से आगे आपके दिमाग में ये प्लान आप कैसे बनाते हैं भाई कि इस मौसम में हम, जैसे अभी आपने गन्ना बो रखा है, आप एक तरफ एक बात कह रहे हैं कि भाई पानी नहीं होने की वजह से उस तरफ जो है चने की जो फसल है उसमें थोड़ा सा वो आ गया, और आप दूसरी तरफ जो अधिक पानी की जो पैदावार है, जो गन्ना सबसे ज़्यादा जो पानी की जिसे ज़रूरत होती है, जी सर, गन्ने से मुझे याद आया कि मैं भी एक ऐसे गांव से जुड़ा हुआ हूं जहां पर गन्ने से शक्कर बनाने का काम सालों से होता था, और अभी जो है वो उनकी मिल है वो बंद है। तो सर, ये आप सबसे पहले ये बताएं कि जो गन्ना है वो गन्ना बोने, कम पानी आप एक तरफ कह रहे गन्ना है, तो दूसरी तरफ आपने जो ज़्यादा पानी की खपत वाला जो गन्ना आपने बो रखा है, उसके पीछे ये तालमेल मुझे समझ में नहीं है। जी सर, ये क्या लॉकडाउन लगा था 3 महीने, तो सारे घर पे थे, तो सारे घर पे रहने की वजह से वो क्या करे, तो ये लेके इसको शुरुआत कर दिया काम। पानी की पिलाई का उस टाइम से थोड़ा पानी, बारिश ज़्यादा हुई थी अगले साल, इस हिसाब से वह इसका हो गया काम। तो कितना ये अभी पूरा गन्ने की खेती कितने बीघा में? 1 बीघे में है। 1 बीघा? अच्छा। तो ज़्यादा भी नहीं, वही पानी के हिसाब से कमी। ये जो गन्ना है वो आप बेचते हैं बाहर? ये बाहर जाता है सर। किसका मतलब शक्कर के लिए बेचते हैं? ये गुड़ के लिए जाता है, ये गन्ना जूस के लिए भी जाता है। जैसे जिस टाइम वो कट जाता है, गर्मी में कटेगा तो जूस के लिए जाएगा, और अभी कटेगा तो गुड़ के लिए काम आएगा, वो दोनों में। तो आप अंदर तो बड़ा माहौल, जबरदस्त माहौल है, कट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बड़े एकदम हार्ड है। ये पानी नहीं कम मिलने की वजह से ये ऐसे हो रहे हैं। अच्छा, कम पानी की वजह से आप देख सके कितना खूबसूरत और बढ़िया सा माहौल है। अब मेरे साथ में योगेश सुकवाल है। तो योगेश सुकवाल को कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ हैं, प्री वेडिंग शूट में हैं, गन्ने के खेत में दौड़ा रहे हैं,
भाई गन्ने की खेत वाले को 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। तो आप इस चीज़ को ओरिजिनलिटी में फील कर रहे हैं, तो किस तरह का आप नेचुरल के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? ये माहौल जैसे मैंने देखा था उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि काश यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने आई जो मैं। इधर सरसों का पूरा खेत लहलहाता हुई फसलें और इधर गन्ने का पूरा खेत। तो अगर यहाँ पे अगर प्री वेडिंग का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि इससे बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज की तारीख में जो पार्टियाँ प्री वेडिंग शूट करवाना चाहती है वो भी डिफरेंट लोकेशन मांगती है, क्योंकि रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट पे, लोकल लोकेशन पे तो सब पार्टी शूट करवाती, पार्टी भी चाहती है कि कुछ एक अलग लोकेशन हो। बिल्कुल। तो लोकेशन से मुझे एक बात याद आती है कि अभी जो ट्रेंड चला है या ट्रेंड चलने वाला है, वो आने वाले दिनों में प्री वेडिंग शूट नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जो बड़ी बड़ी होटलों में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, रिसोर्ट्स में जो शादियां होती हैं, वो आने वाले दिनों में भी मेरा दावा है कि इसी हरियाली के बीच में कहीं न कहीं इतनी जो बड़ी शादियां हैं उनका आयोजन होगा। और जिस दिन ये इतना बड़ा आयोजन इन खेतों के बीच में होने लग जाएगा, उस दिन हमारा मेवाड़ियों का, एक किसान का जो गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार हम जो बताएंगे वो गन्ने से गुड़ निकलते हुए की पूरी प्रोसेस बताएंगे। उस तब तक के लिए बने रहिए। जो ऐसे ही रोचक और चौचक वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, और जितना भी आपसे हो सके प्यार हमारे दोनों की जोड़ी को देते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।